Hello students, welcome to this channel Adi Pathshala. This is part 6 of work and energy chapter. तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। इसके पहले के 9 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये चीज़ें समझने में आसानी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से हमें शुरू करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 10 हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground। एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर ऊपर ऐसा उठा दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक। What is its potential energy? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे इसकी? mgh लगा के, ठीक। मास दिया है, ग्रेविटी पता है, हाइट पता है। If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down। जब ये ऐसे छोड़ दिया गया, तो जब ये हाफ पे था, ऊपर से ठीक आधी दूरी पर था, ठीक आधी हाइट पे था, तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी ये बताना है। चलिए हमें पता है, उसको यूज़ करेंगे फॉर्मूले को और इसे सॉल्व करेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, बोला इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh लगाएंगे हम, mgh, ठीक है। मास दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले सकते हो, 9.8 ले सकते हो। जनरली 9.8 लेने की आदत डालो, ठीक है। इन जनरल सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू आ रही है 1960 जूल, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई। अब इसने बोला कि इस जगह पर आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। आधे रास्ते 5/2 पर काइनेटिक एनर्जी बताइए। फ्री फॉलिंग हो रही है, तो जब फ्री फॉल होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये हमें पता है। तो यहाँ से पहले इस जगह पर काइनेटिक पता करने के लिए इसकी वेलोसिटी पता करनी होगी, मतलब इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी। सीधी सी चीज़ है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। सर यहाँ प्लस साइन क्यों लगा है? क्योंकि ग्रेविटी के अंडर में इन्फ्लुएंस, सर ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में वो बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे प्लस साइन लगा है, ठीक है। अब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यहाँ पर हमें दिया गया है, वैल्यूज़ यहाँ पर रखिए। v स्क्वायर हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू जी इंटू एच। एच अब यहाँ पे कितना है? 5/2, ठीक है। हाइट यहाँ पे 5/2 है। तो अच्छा, यहाँ पे h रखेंगे कौन सी हाइट यहाँ पर रखेंगे? ये h ऊपर से नहीं ली गई है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। अब इस केस में क्या है कि दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे 5/2 में बटा हुआ, तो लग रहा है कि ऊपर से भी ले सकते, नहीं आपको यहाँ से लेना होगा, किस हाइट पे है, ठीक। तो h हमें पता चल गया, सारी वैल्यूज़ रखो, सॉल्व कर रहेंगे तो वैल्यू आ रही है 49.0 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। स्क्वायर का रूट निकालेंगे जब इस साइड से, तो वैल्यू आएगी v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। 7 7 49, रूट निकाल लोगे, ठीक है। 7 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आ रही है। अब हमें पता है कि इस रास्ते पर कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, तो हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है हमें, अप्लाई कर दो। अब चाहे तो आप v स्क्वायर ये उठा करके रख दो, ठीक है, या निकालने के बाद, वैसे सॉल्व करने के बाद ही करना ताकि बेसिस क्लियर रहे, ठीक। अब हाफ mv स्क्वायर, मास 40, दिस इज़ हाफ, दिस इज़ 49, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 980 जूल। सीधा सा है, तो बहुत आराम से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer। सबसे पहले ये बताओ कि जब कभी भी सैटेलाइट मूव करता है एक अर्थ के चारों तरफ, तो क्या वो अर्थ के अंदर आने लगता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, वो अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। ग्रेविटी का काम होता है कि उसको उस जगह पर मेंटेन रखे, ठीक। अब यहाँ पर ये अर्थ है, ये आपका सैटेलाइट है, ठीक। सैटेलाइट चारों तरफ इस ऑर्बिट पर मूव कर रहा है, ये अर्थ के अंदर नहीं आ रहा है, ग्रेविटी इसको अंदर खींचना चाहती है बट आ नहीं रहा है, ठीक। तो इस केस में कोई वर्क कंसीडर नहीं होगा। फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव वर्क कहलाता है, या फिर अलोंग द लाइन, या तो नेगेटिव वर्क कहलाएगा अगर बैक साइड में हो रहा है। तो अगर उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ कोई वर्क नहीं होगा,
ये चीज़ें लिखने के लिए हैं, आप इसे लिख सकते हो, बट आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब आप 11th में जाएंगे तो ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जब कभी भी 90 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अब हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। अदर एंगल्स के लिए कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट हैं जो अभी आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है तो कोई वर्क नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक। इसी लिए यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क डन विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12th या कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो तो भी वो डिस्प्लेस करे? थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। चलिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कैसे? हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। उसने कहा सर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स हटा दीजिए, फोर्स को ज़ीरो कर देते हैं। फोर्स ज़ीरो हो गया, अब लेकिन बॉडी का मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता है ना। मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे मास ज़ीरो नहीं हो सकता है, मास वेरी नहीं करेगा, मास कांस्टेंट रहता है। तो मास ज़ीरो होगा नहीं, तो करें क्या फोर्स को ज़ीरो करने के लिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन अभी अपने पास है तो एक्सेलरेशन को चलो ज़ीरो कर दिया। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना होगा, तभी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो पाएगा, ठीक। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो हो गया, और फोर्स ज़ीरो हुआ मतलब कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी बॉडी डिस्प्लेस करेगी। बॉडी डिस्प्लेस बिल्कुल आराम से करेगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो, ठीक है। तो ये एक सीधी सी चीज़ हो गई। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि बिना फोर्स के भी, बिना फोर्स अप्लाई किए भी, या कोई भी कांस्टेंट फोर्स अगर बॉडी पे नहीं लग रहा है तो भी वो डिस्प्लेस कर सकती है इफ़ इट इज़ इन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मोशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन पहले, क्वेश्चन बाद में। अब यहाँ पे A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and get tired. एक इंसान है जो 30 मिनट तक एक सर पे भूसा, एक बोझ अपने सर पर लादा हुआ है और वो थक जाता है। Has he done some work or not? Justify your answer. क्या उसने कोई काम किया है या नहीं, बताइए, अपने आंसर को बताइए। खड़ा है, डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट की कोई बात यानी कि खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो होगा। एकदम आराम से इसे बता दोगे, फिगर भी देख लो, ठीक है। ये इंसान, इसके सर पे कुछ बोझ है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब कोई वर्क नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए इस पे। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। वाट मतलब पावर बता दी गई। हाउ मच एनर्जी डज इट यूजेस इन 10 आवर्स। टाइम भी दे दिया गया 10 घंटे का, ठीक। 10 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। देखो, कॉमर्शियल लेवल का क्वेश्चन है तो आवर्स को आवर्स में ही रखेंगे, मिनट्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर पूछता तो ज़रूर कर देते, या चलो कर ही देते हैं, ठीक है, वो भी करके चेंज करके देख लेंगे। यहाँ पे पावर दी गई है, टाइम दिया हुआ है, दिस इज टाइम, सॉरी आई हैव रिटन हियर हाउ, टाइम दिया हुआ है। एनर्जी इज कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर ये है, टाइम ये है, मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ वॉट आवर। 1000 को 1 किलो कहते हैं तो हम इसे 15 किलो वाट आवर कह सकते हैं। अब रही बात कन्वर्जन की, आपका आंसर यहाँ तक रुक जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर सही, इसमें कोई कमी नहीं है। बट अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो जूल में तो सीधी सीधे 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। रख दीजिए वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई कर दो, 5.4 इंटू 10⁻⁷। सिंपल है। आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म होता है और वीडियो भी एंड होने वाला है। स्टडी करते रहिए। थैंक्स।